हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग आज के लेक्चर में नॉर्मेलिटी पढ़ने वाले हैं। नॉर्मेलिटी को हम बोलते हैं नॉर्मलता, ठीक है। और इसमें देखिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम मोलारिटी ख़त्म किए थे और मोलारिटी के कुछ क्वेश्चंस अभी आएंगे जो हम आपको आगे भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, तो होता क्या है, तो इसको हम हिंदी में भी बोलेंगे तो आप लिख लेना, ठीक है। ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि आप चीज़ों को समझें। जैसे अगर नॉर्मेलिटी की बात कर रहा है तो बोल क्या रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम तुल्यांक होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, कितने ग्राम तुल्यांक के बराबर है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। डेफिनीशन के हिसाब से आप फॉर्मूला लिखते हैं या फॉर्मूले के हिसाब से आप डेफिनीशन लिख सकते हैं। देखिए नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन आप ये बोलेंगे। अच्छा, वॉल्यूम को हमें लीटर में रखना होता है। एक चीज़ और है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या केवल ग्राम इक्विवेलेंट लिख देना तब भी सही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट लिख दे तब भी सही है, ठीक, दोनों तरफ से चल जाएगा। हमारा यहाँ पे टास्क है कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये आपको आना चाहिए। अभी हम फॉर्मूला सब सही कर रहे हैं, बट आप अभी इतना देखिए हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ये आपका होता है, मतलब भार बटे में तुल्यांकी भार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसकी बात हो रही है, ग्राम इक्विवेलेंट किसका निकालना है, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट को हम दिखाते हैं A से। तो आप लिखेंगे WA अपॉन, अच्छा ये इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, अरे जब ग्राम इक्विवेलेंट आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट भी आप किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का, और इसको EA से डिनोट करते हैं। तो WA अपॉन EA इतना ठीक है। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में। एक ये भी आपके पास फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से आप ग्राम इक्विवेलेंट अपना निकाल सकते हैं। जब ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो आप इसमें पुट करिएगा, फिर नॉर्मेलिटी का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके फॉर्मूले में हम बाकी चीज़ों को पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, WA अपॉन EA। तो आप लिखेंगे WA अपॉन EA, आप ये लिखेंगे इनटू, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो यहाँ पर वॉल्यूम है किसमें, लीटर में, तो 1 अपॉन लिखेंगे V और ये लीटर। तो ये A कर लीजिए, क्योंकि जब आपका वॉल्यूम लीटर में होगा तो आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे WA अपॉन EA इंटू 1 अपॉन V, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आपका वॉल्यूम ml में हुआ तो आप लिखेंगे N इज इक्वल्स टू WA अपॉन EA इंटू 1 अपॉन V, और ये ml में रहेगा, लेकिन इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मेलिटी आ गई। तो ये 2 फॉर्मूले आपके खोपड़ी में होने चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या करिए, इसको कॉपी करिए, कंफ्यूज थोड़ा सा भी अभी होइएगा मत, ठीक है। जितनी चीज़ें लिखवा रहे हैं उतनी चीज़ों को पहले समझिए, न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ज़रा कॉपी करिए। हाँ जी, देखिए अगर हम लोग नॉर्मेलिटी की बात करें तो सब कुछ ठीक है। एक चीज़ और आपको सिखा देते हैं यहाँ पर,
हम सिखा देते हैं आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना, मतलब तुल्यांकी भार निकालना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर से हम चीज़ों को हटा रहे हैं और फॉर्मूला अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया, ग्राम तुल्यांक निकालना आ गया, तो आगे की कहानी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, इसको बोलते हैं हम तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार आप ये बोलते हैं। अब यहाँ पर सुनिए, तुल्यांकी भार किसके बारे में बात हो रही है? सॉल्यूट के बारे में, ए से दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं ई ए, यानी तुल्यांकी भार बराबर, यहाँ पर आपका होता है अणु भार, यानी कि जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, किसका? सॉल्यूट का। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब जरा इसको समझ लीजिएगा, हम मॉलिक्यूलर वेट को बोलते हैं अणु भार, अणु भार बटे में आप लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर को बोलते हैं संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक आप ये बोलते हैं, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजकता गुणांक, आप ये वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ज़रा हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, यानी कि इक्विवेलेंट वेट यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। देखिए बार बार कुछ ना कुछ चीज़ फंस के आ रही है यहाँ पर। एक चीज़ आप निकालना सीख गए ई ए, लेकिन अब उसमें आपको ये समझना है कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या है। हमारे पास अब ये टास्क है कि वैलेंसी फैक्टर क्या है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप आगे कहानी नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा हम इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं एक बार। तो चाहे तो आपका ये हो गया है, ठीक है, ई ए निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे, वैलेंसी फैक्टर आप सीख लिए तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्यों? डेटा देखिए दो चीज़ें दिया होगा, केवल आपको एक ही चीज़ के ऊपर काम करना है, ई ए के ऊपर। चलिए अब हम ई ए के ऊपर काम करते हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणांक। तो आप लिखिए संयोजकता गुणांक यानी कि वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर किसके किसके लिए कैलकुलेट करी जाती है? तो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट की जाती है एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, और आप नॉर्मली यही चीज़ देखते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट, इनके लिए करी जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपकी हेडिंग होने वाली है वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर चलिए निकालना सिखाते हैं। तो लिखेंगे फॉर एसिड, या पहला, जैसे आपने लिखा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर को क्या बोलते हैं? संयोजकता गुणांक। अब इसके अंदर फर्स्ट लिखिए एसिड, एसिड का मतलब अम्ल के लिए, एसिड का मतलब यहाँ पर अम्ल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, लिखिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, आयन एस लगा दीजिए, आयंस इंडिकेट द वैलेंसी फैक्टर। कहने का मतलब क्या है कि एसिड के अंदर जितने भी, देखिए एसिड में आपको पता है कि H+ देता है, तो जितने भी H+ को हम रिप्लेस कर पाते हैं, हटा पाएंगे, वही उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। ध्यान देना, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, हमने ले लिया HCl। अब जब HCl को आप ब्रेक करेंगे तो H+Cl- में ब्रेक होगा, यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन खींचना पड़ा तो हम कितने हाइड्रोजन खींच पाएंगे? एक। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? एक, यानी HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। यहीं पर हम ले लेते हैं H2SO4। आपको पता है कि जब ये ब्रेक होगा तो ये H+ में 2 टाइम, कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस में SO4-2 इस फॉर्मेट में ब्रेक होगा। अब सुनिए, आप कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर पा रहे हैं? 2 हाइड्रोजन ना,
तो इसीलिए H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आप लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 2H प्लस और S-2, यानी कितने हाइड्रोजन आप हटा पा रहे हैं, 2, यानी कि वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया है, 2। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। और एक चीज़ बता दें कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, कार्बनिक यौगिक हुए, तो उसकी वैलेंसी फैक्टर मतलब देखिए नॉर्मल तरीके से तो 1 होगी, जहाँ आएगा वहाँ बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे आपने ले लिया HCOOH, सीखते चलिएगा, HCOOH, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। अब इस तरीके की चीज़ को समझने के लिए ये समझिए कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, वही हाइड्रोजन को हम निकाल पाते हैं, या उसी को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, और जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसी को हम हटा पाते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, इसको HCOO- और यहाँ पर H+ कर पाते हैं। अभी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, मतलब वैलेंसी फैक्टर इसकी कितनी आ जाएगी, 1। वैलेंसी फैक्टर कितनी, 1। ठीक है, जरा आगे की कहानी समझिए, कहानी मत समझिए, पहले इसी को देखिए। स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मिक एसिड का ये होता है। आप ये बताइए ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आप किसको कर पाते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको ईजिली रिप्लेस कर पाते हैं। यानी कि इस वाले हाइड्रोजन को हटा पाएंगे, मतलब कितने हाइड्रोजन आप हटा पाए, 1। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। जैसे एक आध और ले लेते हैं, एसिटिक एसिड ले लीजिए। आपने लिया CH3COOH, अगर देखा जाए तो ये ब्रेक होता है CH3COO में और H+ में, इसमें ब्रेक होता है। जब इस तरीके से ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पर कहेंगे कि एक ही हाइड्रोजन को हम हटा पा रहे हैं, मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 1 है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे CH3 या इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। तो ये आपके 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा है, इससे एक ऑक्सीजन ये, और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो किस हाइड्रोजन को हटा पाएंगे, इस हाइड्रोजन को, मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1, मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। यानी एसिटिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कुछ और भी हैं, जैसे अब ध्यान से चलिए देखिएगा इसको। हम बात कर रहे हैं H3PO4 की, कि इसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। तो ज़रा इसको देखा जाए तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो H+3 टाइम और PO4-3 बन जाएगा ये, यानी कि कितने हाइड्रोजन को हटा सकते हैं आप, 3। इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया है, 3। वैलेंसी फैक्टर 3 आ गया है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि अरे ये कैसे, अभी तक तो फिलहाल ठीक नज़र आएगा, लेकिन आगे आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो आगे न फंसें इसके लिए हम कुछ चीज़ आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं अपन, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी PO4 या P रहेगा तब उस तरीके की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं H3PO4, ठीक है, एक P से ना एक ऑक्सीजन को परमानेंट कर दीजिए, एक को कर दिए, कितने ऑक्सीजन बचे, 3 और बचे हैं। 3 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और जितने भी ऑक्सीजन है सभी से देखिए हाइड्रोजन जुड़ पाएगा क्या, हाँ, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से जुड़ पाए तो कितने हाइड्रोजन को हटा पाएंगे आप, 3 को। इसीलिए बोलेंगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। जैसे आपके सामने ये भी आएगा, H3PO3 आएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये ब्रेक कैसे होता है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको 2H+ मिलता है, यानी 2 हाइड्रोजन को हटा पाते हैं। कैसे,
जरा उसको देख लीजिए। हम अभी आपको बोले हैं कि एक हाइड्रोजन तो फिक्स हो जाएगा ना ऐसे। कितने हाइड्रोजन आपके पास हैं? 3, सॉरी एक ऑक्सीजन फिक्स हो गया इस तरीके से। कितने हाइड्रोजन है? 3। 3 में से आपके पास ऑक्सीजन कितना बचा है? 2 ना, एक ये। तो 2 हाइड्रोजन तो इससे जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो इस फॉस्फोरस से जुड़ेगा, ना कि ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस से। तो आप 2 ही को हटा पाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन को आप नहीं हटा पाएंगे, इसीलिए आप कहेंगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2। तो ध्यान रखिएगा इसको। एक और ले लेते हैं, है आपका H3PO2। H3PO2 इसमें देखा जाए तो H+ ये बनता है, ठीक है। अगर H+ बनता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। तो जरा इसको भी देख लिया जाए। आपके पास कितने ऑक्सीजन हैं? तो ऑक्सीजन तो 2 है, एक को फिक्स कर दिया, एक ऑक्सीजन ये रहा। अब हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 3। तो एक हाइड्रोजन तो ये दे दिया डायरेक्टली, एक इससे और एक डायरेक्टली इससे। आप कितने हाइड्रोजन को हटा पाएंगे? 1 को, मतलब इस हाइड्रोजन को आप हटा पाएंगे। जब इस वाले हाइड्रोजन को हटा पाएंगे तो आप एक ही हाइड्रोजन हटा पाए ना, तो वैलेंसी फैक्टर आपका कितना आ जाएगा? 1। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1। तो ये हम वैलेंसी फैक्टर देख रहे थे एसिड का निकालना, और आपको हम ये बताए हैं कि जितने हाइड्रोजन को आप हटा पाते हैं उसके एसिड से, उतना ही उसकी वैलेंसी फैक्टर होती है, यानी कि उसकी आप कह सकते हैं कि संयोजकता, इसको क्या बोलेंगे, संयोजकता गुणांक उसका उतना ही होता है जितने हाइड्रोजन को आप हटा पाएँ। कहानी कुछ ठीक है? चलिए थोड़ा देख लेते हैं। एसिड तो हो गया, कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम बात करेंगे बेस के लिए। तो बेस में भी आप क्या लिखेंगे कि जितने, बेस कैसे पता चलता है? अगर कोई कंपाउंड H+ प्रोवाइड कर दे, सॉरी OH- प्रोवाइड कर दे तो बेस होता है। अब बेस निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन एक नॉर्मल तरीकों की हम बात कर रहे हैं जो हमको यूज़ करना है जितना उतने। तो अगर हम बेस के लिए बात करें तो क्या बोलेंगे? बेस को बोलते हैं क्षार। क्षार का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन्स, बस आप लिख सकते हैं आगे, इंडिकेट द वैलेंसी फैक्टर। इंडिकेट द वैलेंसी फैक्टर मतलब किसी भी क्षार यानी कि बेस से जितने आप OH ग्रुप को हटा पाते हैं वही उसकी वैलेंसी फैक्टर यानी वही उसका संयोजकता गुणांक होता है, ठीक है। जरा चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। जैसे आपने ले लिया NaOH, अब जरा ध्यान से देखिए, ब्रेक करेंगे तो क्या Na+ और OH- में ब्रेक होगा? बिल्कुल ब्रेक होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने OH- हैं? 1 है ना, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं। KOH ले लीजिए, क्या ये K+ में OH- में ब्रेक होगा? कितने OH- आपको दिख रहे हैं? 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1, ठीक है। अगर हम यहीं पर ले लेते हैं जैसे CaOH का होल ट्वाइस, जब ब्रेक करेंगे तो Ca+2 और 2 OH- आयन में ब्रेक होता है। कितने OH- आयन निकले हैं? 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है? 2। संयोजकता गुणांक कितना होता है? 2, ठीक है। आगे की बात करें, अगर यहीं पर आपने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, ब्रेक करेंगे तो Mg+2 में और 2 टाइम OH- में ब्रेक होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 OH- को हटा पाएंगे, मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। आगे की हम लोग बात करें, हाँ इतना समझ में आ रहा होगा, मतलब इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं कि आपको दिक्कत हो, इतना तो आप समझते होंगे कि ये इस तरीके से ब्रेक होता है ना, इतना जानते होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे
अब यहाँ पर आप देखिए कितने OH माइनस हैं, 3 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 3। सॉरी इसके लिए F की बात करें तो लिखेंगे ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ZnOH का होल ट्वाइस, अगर इसको देखा जाए तो कितने OH हैं, तो 2 OH माइनस हैं, इसका मतलब जिंक के सिर पे क्या आएगा +2। बात ये है कि आप कितने OH को रिप्लेस कर पा रहे हो, 2 को, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 2। अगर यहीं पर हम बात कर लें आगे FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। आपको पता है कि 3 OH है और OH के सिर पे क्या होता है -1, तो Fe के सिर पे क्या होगा +3। बात है कितने OH को आप हटा पा रहे हो, 3 को, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 3। वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 3। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप बेस के वैलेंसी फैक्टर निकाल पाएंगे, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है, इसको कॉपी करिए, वैसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा आगे की हम लोग बात कर लें। जैसे हम लोग बात करेंगे अभी आयंस को लेके, सॉरी सॉल्ट को लेके, कि सॉल्ट में ही तो आयन देखेंगे ना, सॉल्ट को लेके बात करेंगे कि अगर हमारे पास लवण यानी कि सॉल्ट है तो फिर उसका वैलेंसी फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सॉल्ट के बारे में। तो ये हमारा है 3rd और यहाँ पर लिखेंगे सॉल्ट यानी कि लवण, आप ये लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ, जैसे टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज इंडिकेट द वैलेंसी फैक्टर। मतलब ये है आयंस के अंदर कि टोटल चार्ज प्लस के हो या माइनस के हो, वही उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए आपने NaCl लिया है, ये एक सॉल्ट है, ब्रेक करेंगे तो Na+ और Cl- बनेगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 या टोटल निगेटिव चार्ज कितना है 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। बी की बात कर लें अगर तो हम ले लें AlCl3, ज़रा देखा जाए Al के सिर पे +3 और Cl के सिर पे -1 होता है, लेकिन कितने Cl हैं 3, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 या टोटल निगेटिव चार्ज कितना है 3, अरे 1 है ना यहाँ पे, 3 × 3, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना ठीक है। अगर हम बात करें आगे ZnCl2 की, ये भी एक सॉल्ट होता है, Zn+2 और Cl के सिर पे माइनस है, कितने Cl हैं 2, यानी कि आप देखेंगे ओवरऑल प्लस चार्ज कितना है 2, तो माइनस भी कितना है 2, यानी कि वैलेंसी फैक्टर आपका कितना आ जाएगा 2। सॉल्ट के लिए ये निकालेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस। अब सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट आयन पे -2 होता है, तो SO4 के ऊपर तो -2 आ गया, लेकिन कितने सल्फेट आयन हैं 3, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद Zn की बात, एल्युमिनियम की बात करें तो ये ब्रेक होगा Al+3, लेकिन कितने एल्युमिनियम है 2। जरा टोटल पॉजिटिव देखिए तो 2 × 6 या 3 दूनी 6, तो टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कितने 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकाल पाते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक हम जो चीज़ें सीखे हैं ना, अभी केवल नॉर्मेलिटी के बेसिक पे हम पहुंच पा रहे हैं, हम बहुत आगे नहीं पहुंच पाए हैं। अभी हम नॉर्मेलिटी का बेसिक हिस्सा कवर कर पाए हैं। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जो हम चीज़ कवर करने वाले हैं वो किस तरीके से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर जाती है, उसकी मैथमेटिक्स समझेंगे। लेकिन नॉर्मेलिटी का जो बेसिक हिस्सा था आज हम यहाँ पर ख़त्म कर लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद का हिस्सा ना इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करते हैं, और इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और दबा के पढ़िए, ठीक है। चलिए
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी लोगों को धन्यवाद।